Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the income tax और आप ये कह लें कि कैसे हम इनकम टैक्स जो हमारा लगता है उसको कैसे सेव करें। अगर हमारा इनकम मान लीजिए 10 लाख है या 10.5 लाख है या 8 लाख है या 7 लाख है, तो कैसे हम उसको क्या प्लान लें, क्या प्लान करें कि हमारा जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाए, टैक्स लगे ही ना। और वो मैं आपको एक सेविंग प्लान बता रहा हूँ, कैसे आप उस प्लान के अकॉर्डिंगली आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। इसको टैक्स की चोरी नहीं कहते हैं, इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं और टैक्स कैसे सेव करें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका आता है कि हमारा इनकम अगर 6 लाख है या 7 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा? तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेटर दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिस पे आप अपना इनकम डालेंगे और अपना डिडक्शन डालेंगे तो वो कैलकुलेट करके बता देते हैं। बट उसमें बहुत जगह होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको नंबर देना पड़ता है। बट मैं आज आपको ऐसा साइट बताने जा रहा हूँ जिस पे आपको किसी नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है और वो भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हम आज भी सरकारी चीज़ों पे विश्वास करते हैं ज़्यादा थोड़ा, तो हम क्यों ना हम सरकारी संस्था पे देखें, जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट का हो। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे इनकम टैक्स के कैलकुलेटर को, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स के साइट पे है। अगर आप गूगल खोलेंगे, ये मैंने पहले से कर रखा था। अगर आपका ये गूगल है, आप ऑलरेडी अगर गूगल चला रहे हैं, तो अगर आपके पास गूगल होगा, आपके मोबाइल में भी है, आपके लैपटॉप में, टैबलेट में आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल आपके पास होगा ही। गूगल पे जाके सिर्फ़ आपको कुछ नहीं करना है, इनकम टैक्स का साइट खोलना है। सिर्फ़ इनकम टैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन करेंगे और वो साइट खुल जाएगी। उस साइट में जो लेफ्ट साइड में देखेंगे इतना बड़ा लिखा हुआ है क्विक लिंक्स, होम इंडिविजुअल ऊपर नहीं, ये देखिए क्विक लिंक्स। और क्विक लिंक्स में क्या करना है, अगर इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं उसके लिए भी यही साइट है अपना। तो हमें इनकम टैक्स अभी भरना नहीं है, हमें सिर्फ़ देखना है कि कितना हो रहा है, कैलकुलेट करना है। ओके? तो कैलकुलेटर यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे। ओके, uh, okay. So if you look at the last one is in your income tax calculator, क्विक लिंक्स में। ये मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर खोल लिया है। ओके? अब यहाँ पे जो सबसे पहले आता है, अगर आप इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर देखेंगे, तो बेसिक कैलकुलेटर है और एडवांस कैलकुलेटर है। तो एडवांस कैलकुलेटर में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कैलकुलेटर से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना इनकम लगने वाला है, कितना टैक्स लगने वाला है, किसमें जाएँ। अब 2 तरह का टैक्स रिजाइम हो गया है, एक पुराना वाला ओल्ड टैक्स रिजाइम और एक नया वाला न्यू टैक्स रिजाइम। तो न्यू टैक्स रिजाइम में भी हम देखेंगे और ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी देखेंगे, और ये दोनों का कैलकुलेशन ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स जो साइट है, उसी पे दिया हुआ है और उसी पे हम कर सकते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले असेसमेंट ईयर है। एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। दोनों में अंतर ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले साल का लें, तो 2021-2022 यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, दैट मीन्स 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ। असेसमेंट ईयर उसके बाद का यानी कि 2022 से 2023 जो है, 1 अप्रैल 2022 यानी 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक असेसमेंट ईयर होता है। इसमें आपको इनकम टैक्स फाइल करने का डेट था 31 जुलाई 2022, जिसको बढ़ा के अभी 30 सितंबर 2022 भी किया गया है। बट हाँ, थोड़े बहुत फाइन लगेंगे आपको, लेट पेनल्टी के साथ आप अभी भी इनकम टैक्स भर सकते हैं, आईटीआर अपना फाइल कर सकते हैं। तो ये है असेसमेंट ईयर, जो ऑलरेडी 2022-23 इसमें डाला हुआ है। 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए, 22-23 हमारा असेसमेंट ईयर है। टैक्स पेयर आप ऑलरेडी इंडिविजुअल हैं, अगर आप कुछ और हैं, एचयूए फर्म है, एलएलपी है, डोमेस्टिक कंपनी है, ओके, कॉर्पोरेट बॉडी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सबके लिए डला हुआ है। तो अभी मैं इंडिविजुअल को ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिविजुअल हैं। ओके, देन एज भी आप यहाँ देख सकते हैं, बिलो 60 इयर्स है, 60 टू 79 है और एबव 80 है, क्योंकि सबका टैक्स स्लैब अलग-अलग होता है। सीनियर सिटीजन जब हो जाएँगे, यानी 60 के बाद 60 इयर्स हो जाएगा, 60 के बाद 79 तक हमारा सीनियर सिटीजन है और 80 एंड 80 एबव 80 सुपर सीनियर सिटीजन होता है, उनका टैक्स स्लैब अलग है। तो अभी हम बिलो 60 लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारा 60 इयर्स वाले ज़्यादा हैं, जो बिलो 60 इयर्स वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं इंडिया में, इसलिए हम वो लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं रेसिडेंस, इसमें 3 आएगा, आरएनओआर रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स और एनआर नॉन रेसिडेंस एनआर यानी एनआरआई।
हम रेसिडेंसी हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस जो कि उसमें टैक्सेस नहीं लगते हैं, कुछ में लगते हैं, कुछ के टैक्सेस नहीं लगते हैं। वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ज्यादा से ज्यादा लोग जो इंडिया में हैं और जो नौकरी पेशा है, जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उसके लिए हम रेसिडेंस भरेंगे। अब हमें सिंपल, ये ऑलरेडी आपका किया हुआ है, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना देखना है टोटल एनुअल इनकम, जो आपका ग्रॉस इनकम है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है पूरे साल की, उसको आप कैलकुलेट कर लें। यानी मंथली मान लीजिए आपको 50,000, 60,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, कुछ तो सैलरी होगी ही, 17,000, 20,000, 25, 35, कुछ भी एनी सैलरी, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एनुअल इनकम निकल जाएगा। और ये ग्रॉस ग्रॉस सैलरी का यहाँ पे एनुअल इनकम कैलकुलेट करना है। तो मैं एक आसानी के लिए हमने एक 10,50,000 ले लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं 10.5 लाख तक बताऊंगा कि आपको टैक्स कैसे जीरो लग रहा है। ओके, सो 10,50,000 हमने एक एनुअल इनकम ले लिया है, या आप 10 लाख भी ले सकते हैं, 9 लाख भी ले सकते हैं, आपको जितना इच्छा उतना ले सकते हैं, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमारा बात है टोटल डिडक्शन का, यानी एग्जम्पशन और डिडक्शन सारे मिला के आप यहाँ कुछ भी डाल दो, यानी जितनी आप सेविंग करते हो। मैक्सिमम एक तो हम जरूर करते हैं एटीसी में, 1.5 लाख वाला। एक एचआरए मिलता है, उसका कंपोनेंट भी करते हैं, यानी मिला जुला के 2 लाख तो हम करते ही करते हैं। अगर ये टोटल डिडक्शन आपका 2 लाख तक है तो आप 2 लाख लिख दीजिए यहाँ। अगर आप 2 लाख जब लिखेंगे तो ओके, तो 2 लाख का डिडक्शन के साथ आप देखिए यहाँ पे बताएगा कि अगर आप ओल्ड टैक्स में हैं, ये देखिए ओल्ड टैक्स रिजाइम में है, तो आपको टैक्स लगने वाला है 85,800, और अगर नए टैक्स में है तो 88,400। मतलब किसी भी हालत में आप देखिए 2 लाख भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सेविंग कर रहे हैं, ओके, तब भी आपके जो टैक्स हैं, वो पुराना वाला टैक्स जो है वो कम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पुराने वाले टैक्स के साथ जाएं तो हमारा कुछ सेविंग भी हो जा रहा है, पैसे भी सेव हो जा रहे हैं, और हमारा टैक्स भी बच रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप पुराने वाले में जाएं। हम थोड़े इंडियंस हैं, हमारे सेविंग करने के थोड़े ज्यादा वो भी रहती है हमारे अंदर, कि हम सेव करें फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, घर बनाना है, एजुकेशन के लिए, बेटी है तो उनकी शादी के लिए। तो ये हमारा इंडिया में ऐसा चलता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहते हैं। तो बेटर है कि आप सेविंग वाला में जाएं, यानी कि अगर आप सेविंग वाले में जा रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो आपको डिडक्शंस मिलेंगे। नए वाले में क्या है कि रेट तो कम है बट आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो बेटर है आप पुराने वाले में जाएं। अगर अगर हम इस टोटल डिडक्शन को अगर हम 5 या 5.5 लाख तक कर दें, 5.5 लाख तक कर दें, तो ये देखिए हमारा टैक्स जो है पुराने टैक्स के अनुसार ये जीरो हो जाता है। ओके, मैं आपको अब ये बताऊंगा कि कैसे हम इसको 5.5 लाख कर सकते हैं डिडक्शंस को, ताकि कि हमारा जो टोटल इनकम, जो इनकम हो, टैक्सेबल इनकम, वो 5 लाख हो जाए। अब हमारे पास एक वो आ गया है, जो हमारा आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स में एक रिबेट है कि अगर आपका इनकम, टोटल एनुअल इनकम डिडक्शन के बाद अगर 5 लाख या 5 लाख से कम हो जाए, यानी 5 लाख तक अगर हो जाए, तो आपका जो टैक्स है पुराने ओल्ड टैक्स रिजाइम से देखिए वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो वो आपको पे करना पड़ेगा 88,400, 88,400। तो हमें ये देखना है कि कैसे अगर हमारा इनकम 10.5 लाख है तो डिडक्शन कैसे हम 5.5 लाख तक लेके आए। उसके लिए मैंने एक आपको देखिए यहाँ पे चार्ट बना रखा है, जो कि बहुत सिंपल है। आप ये सब करते हैं, कुछ कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए इस साल से, क्योंकि पिछले साल तो आपने ऑलरेडी, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो चुका है, 2021-22। अब हमारा चल रहा है 2022 से 2023 तक का फाइनेंशियल ईयर, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 23-24। तो हम इस फाइनेंशियल ईयर में पैसे बचा सकते हैं, अपने टैक्स को जीरो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम मान लेते हैं, जैसे मैंने वहां भी माना कि अगर हमारा ग्रॉस सैलरी, जो टोटल इनकम है हमारा साल का, अगर 10,50,000 है, मैंने एक लमसम अमाउंट लिया है, आपका जो भी हो वो भी ले सकते हैं, 7 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है आप ले सकते हैं। 5 लाख है तो सोचना ही नहीं है। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट एक ही है, 5 लाख तक करना। अगर हमने किसी भी तरह डिडक्शन एग्जाम्पशन सब लगा के अगर 5 लाख कर लिया, तो आपके टैक्स जो है, इनकम टैक्स, वो जीरो हो जाएगा। तो डेट्स आवर टारगेट, 5 लाख करना है। ओके, जिसमें अगर हम ओल्ड के साथ जा रहे हैं तो न्यू में तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में, तो पुराने टैक्स रिजाइम में जाते हैं।
और देखते हैं, हमारा सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट देती है, ऑलरेडी इनकम टैक्स में दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा हो जाएगा 50,000 का, वो ऑलरेडी मिलता है हमें, हम सबको मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। फिर हमारे पास है सेक्शन 80C, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, सबको ये पता भी होगा, मैक्सिमम लोगों को पता है, जो भी नौकरी पेशा है, सबको ये ज़रूर पता होता है 80C, 1.5 लाख तक हम बचा सकते हैं 80C में। तो आप कैसे बचा सकते हैं, हम सब पता है, पीपीएफ करते हैं लोग, सुकन्या करते हैं, एसएसवाई, लोग एलआईसी में करते हैं, ईपीएफ करते हैं, म्यूचुअल फंड है जो टैक्स सेविंग प्लान है, 5 ईयर वाला हम आपको सेविंग प्लान लेते हैं, एफडी लेते हैं 5 ईयर का, पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए जमा करते हैं, किसान पत्र है, बैंक में भी 5 ईयर का एफडी होता है जिसपे आपको टैक्स बच जाते हैं जो एटीसी में आता है, ठीक है। और होम लोन प्रिंसिपल, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम होम लोन डिस्कस करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका डिडक्शन होता है साल का, वो भी आपका एटीसी में आता है, ओके। और दूसरा एक जो हम नहीं यूज करते हैं वो है चिल्ड्रंस ट्यूशन फी, जो बच्चों का स्कूल का फी देते हैं, ओके, जो फी है ट्यूशन फी, उनके मैनेजमेंट वाला फी नहीं, पुपिल फंड, ये फंड डेवलपमेंट फी, वो नहीं, जो सिर्फ ट्यूशन फीस है बच्चों का, वो आपका एटीसी में कैलकुलेट होता है, यानी 1.5 लाख में आप उसको जोड़ सकते हैं, बट वो सारा मिला के मैक्सिमम आप 1.5 लाख ही कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा पार्ट तो एक ईपीएफ का हो जाता है, अगर आपकी सैलरी काफी ज्यादा है, 50,000 से ऊपर है, तो आपका ईपीएफ काफी अच्छा कटता है, अगर सरकारी में है तो 12% का है, यानी अगर 1 लाख की सैलरी है आपकी, बेसिक आपकी 50,000 की है, तो आप जोड़ लो 12%, उसके हिसाब से 5 दूनी 10, मतलब 11,000, ऑलमोस्ट आपका 9,000 10,000 के आसपास आपके जो है, सॉरी 7,000, 10% 5,000, 6-7 हजार, 6 से 7 हजार रुपया आपका ऑलमोस्ट 12%, अगर आप 50,000 का निकालेंगे तो ईपीएफ में आपका कटता है, तो वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है साल के अंत में, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे 7,000 से, तो 12 से 84, दैट मीन्स 12 into 7, 84,000, तो वही हो जाता है। तो एटीसी तो आप पूरा कर लोगे, 1.5 लाख वाला, लेकिन उसके बाद हम कहाँ से लाए, 1.5 लाख वो हो गया, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 2 लाख, उसके बाद हम कहाँ से जोड़े, 5.5 लाख हमें पूरा करना है, 5.5 लाख हो गया, तो आपका 10.5 लाख का इनकम जो है, वो इनकम टैक्सेबल इनकम हमारा 5 लाख हो जाएगा, 5.5 लाख माइनस हो जाएगा, तो हमारा टैक्स जीरो हो जाएगा, हमें मेन हमारा टारगेट वही है जो हमें करना है। अब एक और है हमारे पास एटीडी, जो हमारा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है, ओके। मैक्सिमम लोग ये लेते नहीं है, बहुत लोगों का क्या है, अगर प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है तो उनको ऑलरेडी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, सरकारी में भी गैर सरकारी में भी। पहले मैं जैसे प्राइवेट कॉलेज में था तो वहां से भी मुझे 2 लाख का इंश्योरेंस मिला हुआ था, हेल्थ इंश्योरेंस, अभी भी मेरे पास 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। तो बहुत लोग होते हैं, मैं भी कभी कभी नहीं लेता हूँ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन ये लेना है, अब मैं लेने लगा हूँ, ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है, हर आदमी को लेना चाहिए, इंडिया में जितने लोग हैं सबको ये लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये हेल्थ, आप सबको पता है हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेना चाहिए। फैमिली के लिए लेंगे तो 25,000, देखिए मैंने साइड में लिखा है 5,000 का हेल्थ चेकअप और 50,000 सीनियर सिटीजन। इसका ये है कि अगर आप सिर्फ, आप कोई मेडिकल हेल्थ नहीं लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, सिर्फ हेल्थ चेकअप कराते हैं, अगर आप साल में, 1 साल में आपकी फैमिली में जितने लोग हैं सबने कुछ ना कुछ हेल्थ चेकअप कराते हैं, ब्लड चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, जो भी आप कराते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग चेकअप जो कराते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम है 5,000 रुपया, आप 5,000 रुपीज वो डिडक्शन में करा सकते हैं, बिना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिए भी 5,000 डिडक्शन होता है। एक और है 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए, दैट मीन्स आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो है अपने पेरेंट्स के लिए, यानी मम्मी पापा के लिए भी ले सकते हैं, और वो मैक्सिमम जो है, अगर वो सीनियर सिटीजन में आ गए हैं 60 के ऊपर, तो 50,000 तक आप वहां भी क्लेम कर सकते हैं। वैसे उसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप ये कैलकुलेशन से ही आपका 5.5 हो जाएगा। देन हम अगला कंपोनेंट देखते हैं एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये हर कंपनी, हर संस्था, सरकारी गैर सरकारी, सब एचआरए देते ही देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, ओके। इसकी कैलकुलेशन की एक अलग टेक्निक्स है, हम उस कैलकुलेशन की टेक्निक्स में नहीं जाएंगे। मैं एक लमसम अमाउंट लिखा हूँ 75,000, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने 12,000 मान लीजिए, आपका रेंट है 10,000, 10,000 आप रेंट देते हैं, और मेंटेनेंस अमाउंट नहीं, सिर्फ रेंट का 1,000 आपका मेंटेनेंस है, तो 10,000 जो मेंटेनेंस है आप साल का जोड़ेंगे तो 12 दम 1 20, 1,20,000 रुपया आपने हाउस रेंट दिया, बट 1,20,000 आपका एचआरए क्लेम नहीं होगा डिडक्शन में। उनकी कुछ अपनी टेक्निक से वो कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, एक और वीडियो इसके लिए बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे एचआरए कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है? इसमें आपको उसमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मैथमेटिक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डालेंगे इनकम टैक्स वाले साइट पे, जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे होंगे, ऑटोमैटिकली वो ले लेता है। तो आप मैंने एक अंदाज़न आपको 50,000 75,000 डाल दिया है, कि अगर 10-12 हज़ार भी अगर रेंट है, तो 75 तो एचआरए मिल ही जाएगा, ओके? देन एक और सबसे एक बड़ा कंपोनेंट है एनपीएस का। ये पहले मुझे भी जानकारी इसकी नहीं थी, तो मैंने ये 2017 से मैं ये कर रहा हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम है, जो सेक्शन 80 सी, सी, डी सब सेक्शन 1 बी में आता है और इसमें आप मैक्सिमम 50,000 मतलब जमा तो आप कितना भी कर सकते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपका डिडक्शन है वो सिर्फ 50,000 तक मिलेगा। तो मैक्सिमम आप कुछ करें या ना करें, 50,000 तो ज़रूर जमा कीजिए एनपीएस में। ये अकाउंट आराम से आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। एक फॉर्म होता है नॉर्मल सा, फिल अप कीजिए और टायर 1, टायर 2 करके अकाउंट होता है। आप टायर 1 में भी सिर्फ जा सकते हैं, एक अकाउंट खुलवा लीजिए और एनपीएस में 50,000 जमा कीजिए, जो 60 साल के बाद आपको मिलेगा। ये पेंशन स्कीम है, तो ये पेंशन की तरह आपको पैसा मिलता है। कुछ लमसम अमाउंट 40% 60% के आस-पास आपको लमसम अमाउंट मिलेगा और कुछ अमाउंट इसका पेंशन के रूप में मिलता है आपको। मंथली जो पेंशन होता है वैसे बन जाता है और वो 60 के बाद आपको देंगे। जो आप जब आप रिटायर हो जाते हैं। तो ये 50,000 आप एनपीएस में जमा करके इसको भी आप कर ले सकते हैं। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे अभी तक 3.5 लाख हो गया। ओके? अब सेक्शन 24 में जो होम लोन इंटरेस्ट है वो डिडक्शन होता है, वो मैक्सिमम हम 2 लाख तक ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई घर खरीद लिया है या घर बनवा रहे हैं और आपने होम लोन ले रखा है बैंक से, ओके? तो उसमें आप जो मैक्सिमम जो होम लोन का इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं उसका 2 लाख रुपया आपका डिडक्शन हो जाएगा 2 लाख्स और इन सारों को जो सबको जोड़ेंगे तो आपका 5.5 लाख होता है। ओके? मैं यहाँ पे बता रहा था होम लोन प्रिंसिपल का। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे मैंने भी एक लोन ले रखा है एक फ्लैट के लिए। तो अगर आपने लोन ले रखा है और मान लीजिए आपने लिया है 30 लाख या 40 लाख आपने लोन ले लिया है। 30 लेके चलते हैं। 30 लाख लोन ले लिया है और आपका जो है मंथली 25,000 रुपया ईएमआई कटता है। उस 25,000 में क्या होता है 16-17 हज़ार जो है आपका इंटरेस्ट में जाता है, होम लोन इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेता है बैंक और आपके जो बाकी के 7 से 8 हज़ार रुपए होते हैं 8,000 वो आपका होम लोन का जो प्रिंसिपल है उसमें से डिडक्शन होते जाएगा। जैसे आपने अगर 20 साल का लिया है तो, ये तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम वाला बता रहा हूँ। तो अगर उस तरह से लिया है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 8,000 ऐड ऑन हो गया मंथली। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 12/96 96,000 तो सिर्फ होम लोन प्रिंसिपल हो जाता है। तो आपका एटीसी तो 1.5 लाख तो एकदम पूर्ना-पूर्ना है। इतनी सारी चीज़ें, इतने कंपोनेंट है एटीसी में कि आपका वो 1.5 लाख हो जाता है। तो आप अगर होम लोन ले रखे हैं तो 2 लाख और आपका माइनस हो जाएगा और वो टोटल अमाउंट हो जाता है 5.5 लाख का। जब ये टोटल 5.5 लाख हो जाएगा तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम हो जाएगा और इसीलिए आपका इनकम टैक्स जो है अब वो ज़ीरो हो जाएगा। आपको टैक्स लगेगा ही नहीं। ₹1 का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका इनकम 5 लाख के नीचे हो। ओके, अगर लेकिन 5.5 नहीं होता है, तो फिर जो उनकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से लेंगे। जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन दिखाया था यहाँ, ये ये जो कैलकुलेशन है उस पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका इनकम आप कोई और एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इनकम 7.5 लाख है, सिर्फ 7.5 लाख है, ओके? 7,50,000 और आपने ज़्यादा नहीं सिर्फ 80C में ही आपने कर रखा है, सिर्फ 1.5 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है? और 50,000 डिडक्शन भी मिल रहा था, तो उसको भी हम जोड़ देते हैं। तो 2 लाख अगर 2 लाख भी अगर आप कर दें, ठीक है? टोटल डिडक्शन में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.5 लाख आपका डिडक्शन आप लेते हैं एटीसी में भी तो 2 लाख हो गया। 7.5 का 2 लाख यानी कि सिर्फ़ आपको देना है 5.5 लाख रुपया आपका टैक्सेबल इनकम। अगर उतना का टैक्सेबल इनकम है, तो देखिए आपके टैक्स कितने बच रहे हैं ये देखिए। ओल्ड टैक्स में अगर आप जाएँगे, तो 23,400 रुपए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। और नए वाले में जाएँगे तो 39,000 लगेगा 39,000 तब भी आपको हर केस में आप देखिए छोटे अमाउंट में हमेशा 15 लाख 20 लाख तक अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो है वो पुराना टैक्स रिजाइम में आपको जाते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो हमेशा आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? हाँ, थोड़े पैसे आपको जा रहे हैं, आपके सेविंग में जा रहे हैं, बट वो ठीक है, आपके सेविंग भी तो हो रहे हैं। आपका सेविंग भी तो हो रहा है, पहले तो आप सेविंग नहीं कर रहे थे, अब आपको टैक्स बचाने के लिए सेविंग में जा रहे हैं, तो आपके पैसे भी सेव हो रहे हैं। इस तरह से आप चाहें तो काफ़ी पैसे अपने बचा सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई और सूचना इसमें चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगला वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा
कैसे इनकम टैक्स हम फाइल करते हैं, मैं खुद कैसे इनकम टैक्स फाइल करता हूँ या आप कैसे खुद इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पास, ना सीए के पास, ना एडवोकेट के पास, किसी और के पास। आप खुद भी फाइल कर सकते हैं और आप अपने पैसे बचा सकते हैं और आप खुद से ये सारा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, इनकम टैक्स के साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर आपको सब अच्छा लगा तो एटलीस्ट कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं डिस्कशन, इंफॉर्मेशन, तो आप उसको भी बता दीजिए। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।